चलिए, स्वागत है आप सभी का फिर से छत्तीसगढ़ के इतिहास लेक्चर 2 पर हम लोग आज बात करेंगे और छत्तीसगढ़ के इतिहास को और नजदीक से समझने का प्रयास करेंगे। छत्तीसगढ़ के इतिहास के अंतर्गत हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में प्री हिस्ट्रिक एरा यानी प्रागैतिहासिक काल को समझने का प्रयास किया, जो हम मूल रूप से स्टोन एज या स्टोन एज के रूप में या पाषाण काल के रूप में उसको हम लोगों ने समझा। आद्य ऐतिहासिक काल जो है प्रोटो हिस्ट्रिक एज, वह इंडस वैली सिविलाइजेशन से संबंधित रहा है। चूंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन मूल रूप से सप्त सिंधु प्रदेश तक सीमित था उत्तर भारत में, इसी नाम से उसका अधिक प्रमाण हमको छत्तीसगढ़ में नहीं मिलता। लेकिन इसके बाद अगर हम ऐतिहासिक काल की ओर चलते हैं और ऐतिहासिक काल में हम वैदिक काल की चर्चा करते हैं, यानी कि 1500 से 600 ईसा पूर्व के लगभग की घटनाएं, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश, जिसको प्राचीन नाम, मध्य प्रदेश में एक प्राचीन नाम नदी है जिसका नाम है नर्मदा, है ना। तो नर्मदा नदी का प्राचीन नाम क्या था? रेवा नदी। तो ऐसा माना जाता है कि रेवा नदी के तट पर लोग आकर के बसने लगे थे। और हम लोग को यह भी पता है कि जितनी भी सभ्यताएं उत्पन्न होती हैं या पनपती हैं, फलती फूलती हैं, वो सभी सभ्यताएं मूल रूप से बेसिन क्षेत्र में पनपती हैं या नदी के किनारे पनपती हैं। क्यों? क्योंकि नदी के किनारे उनको एक तो जल मिलता है, ठीक है, उपजाऊ मिट्टी मिलती है। तो इस नाम से जहां स्थायी निवास की हम लोग बात करते हैं, तो नदी बेसिन क्षेत्रों में ही मूल रूप से जीवन फलता फूलता है। तो इस कारण से हम नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी हम लोग कहते हैं, प्रमुख नदी रहा है। और पौराणिक कथाओं में भी नर्मदा नदी को मतलब एक देवी के रूप में यहाँ पर पूजा जाता रहा है। तो रेवा नदी के तट पर फिर लोग आकर के बसना चालू कर दिए, स्थायी जीवन जीना चालू कर दिए, कृषि करना प्रारंभ कर दिए। चूंकि मध्य प्रदेश से ही छत्तीसगढ़ जो है अलग हुआ है, मध्य प्रदेश से कनेक्टेड रहा है ना, तो इसी कारण से हम ये समझते हैं कि जैसे कि हम लोग त्रिपुरी का नाम सुनते हैं, है ना, आगे चलकर के इतिहास में हम लोग त्रिपुरी पढ़ेंगे। और त्रिपुरी की ही एक शाखा छत्तीसगढ़ रतनपुर में हम लोग देखते हैं, हई वंशियों को हम लोग समझते हैं, है ना, कलचुरी वंश को हम लोग समझते हैं। तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश में लोग जब आकर के बसने लग गए, तो हम ये समझते हैं कि वैदिक काल के आते आते हमको प्रमाण मिलना प्रारंभ हो जाता है कि छत्तीसगढ़ में भी इस सभ्यता का कहीं ना कहीं या प्राचीन छत्तीसगढ़ में वैदिक काल से संबंधित हमको जानकारियां प्राप्त हुई होंगी। लेकिन यहाँ पर भी कुछ फिल्टर हम कर सकते हैं। क्या फिल्टर कर सकते हैं कि वैदिक काल में क्या 1500 ईसा पूर्व के लगभग ही हमको जानकारी मिल रही है छत्तीसगढ़ का? तो नहीं। कहां से जानकारी मिल रही है उस पर अभी हम लोग बात करेंगे। तो ऐतिहासिक काल आज हम देखना चाह रहे हैं। ऐतिहासिक काल क्या होता है हम लोगों ने समझा था। ऐतिहासिक काल क्या है भाई? ऐसा समय, ऐसा टाइम पीरियड जहां पर हमको लिखित साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। और लिखित साक्ष्य को हम क्या कर सकते हैं? पढ़ लिख सकते हैं, ठीक है, समझ सकते हैं, पढ़ लिख सकते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऐतिहासिक काल या हिस्ट्रिक एज के नाम से जानते हैं। और इस हिस्ट्रिक एरा को हम 3 कालखंडों में मूल रूप से पढ़ते हैं, चाहे भारत का इतिहास हो, चाहे छत्तीसगढ़ का इतिहास हो। तो 3 कालखंड कौन कौन से हैं? एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और मॉडर्न यानी आधुनिक इतिहास, ठीक है। तो इस प्रकार से 3 कालखंड में हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, आज हम प्राचीन इतिहास के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के चलेंगे, जैसे वैदिक काल या वैदिक एरा, दूसरा है रामायण काल, तीसरा है महाभारत काल, चौथा महाजनपद काल, पांचवा जैन धर्मकालीन छत्तीसगढ़ क्या रहा है स्पेशली, और 5वें क्रम पर हम देखेंगे कुछ बौद्धकालीन स्थल छत्तीसगढ़ में कौन कौन से हमें प्राप्त होते हैं।
तो मूल रूप से आज हम इन 6 टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास के अंतर्गत। आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास के अंतर्गत सर्वप्रथम ऐतिहासिक काल या एंशियंट हिस्ट्री में हम लोग सबसे पहले समझना चाहते हैं वैदिक काल को, वैदिक एरा को। तो वैदिक एरा के अंतर्गत आपको ध्यान में रखना है, वैदिक एरा के अंतर्गत आपको ध्यान में रखना है मूल रूप से कि वैदिक एरा का जो टाइम पीरियड रहा है मूल रूप से हम देखते हैं 1500 से 600 ईसा पूर्व, 1500 से 600 ईसा पूर्व। 1500 से 600 ईसा पूर्व में वैदिक काल को 2 कालखंडों में हम लोग बांट सकते हैं। वैदिक काल मतलब वेदों की रचना जिस समय हुई उस कालखंड को हम क्या बोलते हैं, वैदिक काल कहते हैं। और वैदिक काल को हम 1500 से 600 ईसा पूर्व के लगभग समझते हैं। इसे हम 2 कालखंड में बांट करके क्लियर कर सकते हैं। पहला है ऋग्वैदिक काल। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद माना जाता है। 4 वेदों में चारों वेदों को हम संहिता कहते हैं ना, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये जो है मूल रूप से संहिता के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे प्राचीनतम ग्रंथों में जहां पर मूल रूप से स्तुति और ऋचाएं प्रमुख हैं देवी देवताओं से संबंधित, ये ऋग्वेद ही है। तो ऋग्वेद को हम 1500 से 1000 ईसा पूर्व के लगभग टाइम पीरियड में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। और हम ये मानते हैं, हमारे जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ऐसा हमको समझ में आता है कि ऋग्वैदिक काल में हमको कोई अधिक प्रमाण या विशेष प्रमाण छत्तीसगढ़ से प्राप्त नहीं हो रहे हैं। हमको छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक प्रमाण जो प्राप्त हो रहे हैं वो कहां से होगा, उत्तर वैदिक काल या पोस्ट वैदिक पीरियड से। यानी कि 1000 से 600 ईसा पूर्व के लगभग हमको छत्तीसगढ़ में ना सर्वाधिक प्रमाण प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, तो वैदिक एरा हम समझ पाए हैं। वैदिक काल हम किसे कहते हैं, ऐसा कालखंड जहां पर वेदों की रचना हमें मूल रूप से समझ में आती है। सबसे प्राचीनतम ग्रंथों में हम ऋग्वेद को मानते हैं। इसके बाद और 3 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। वैदिक काल के अंतर्गत हम ऋग्वैदिक काल को 1500 से 1000 ईसा पूर्व के कालखंड में देखते हैं, जहां पर मूल रूप से हम छत्तीसगढ़ के विषय में अधिक कोई जानकारी प्राप्त नहीं कर पाते, अपितु जहां हम उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व के लगभग जाते हैं तो हमें छत्तीसगढ़ से सर्वाधिक जानकारियां प्राप्त होनी प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम ऐतिहासिक काल के अंतर्गत क्या देखना चाहेंगे, रामायण काल को, है ना। तो रामायण काल में मूल रूप से महाभारत और रामायण ये महाकाव्य भी कहे जाते हैं, और रामायण और महाकाव्य को एक प्रकार से मैथोलॉजी भी कहा जाता है, पौराणिक कथाओं पर बेस्ड कहा जाता है। ठीक है, क्यों पौराणिक कथाओं पर बेस्ड कहा जाता है, क्योंकि स्पेशली हमको कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस प्राप्त नहीं होते। जनश्रुति के आधार पर और जो हमारी मान्यताएं हैं उसके आधार पर हम जानकारियां प्राप्त करते हैं। ऐसा हम लोग देखते हैं कि जैसे रामायण काल को हम देखते हैं कि लगभग 7323 ईसा पूर्व के लगभग रहा होगा, आज से लगभग 9341 साल पहले। तो यानी कि घटनाक्रम हम देखें तो बहुत ज्यादा पुराना हमको लगता है। तो इस समय की अगर घटनाक्रम को हम लोग देखें तो हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को लगभग 3000 साल पहले पढ़ते हैं, है ना, जो कि हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत भी देखें समझ में नहीं आता। लेकिन जो हमारी मान्यताएं हैं उसके आधार पर हम इसको समझने का प्रयास करें, रामायण काल को समझने का प्रयास करें, तो रामायण काल में हम कुछ बातों को ध्यान में रख सकते हैं। जैसे पहली बात तो ये कि भाई रामायण काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से पुकारा गया, ये प्रश्न आपका बना है। बहुत से वनडे एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, अपितु आपके छत्तीसगढ़ के पीएससी एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनती है। अब आप बोलेंगे सर ऐसा आप क्यों बोल रहे हो, इतना सरल प्रश्न क्यों करेगा? निश्चित रूप से करेगा। अगर वो कूट में प्रश्न कर दिया या फिर कूट में प्रश्न न करके वो अगर सही जोड़ी मिलाव के रूप में असर्शन रीजन कथन कारण में प्रश्न कर दिया तो वो सरल प्रश्नों को ही हमें देगा।
लेकिन सरल प्रश्नों को डिकोड करने में हमारा दिमाग काम नहीं करता, क्योंकि एक प्रश्न तो बहुत सरल दे दिया, हमको लगेगा दक्षिण कौशल एकदम सरल प्रश्न है, उसके बाद दूसरा या तीसरा ऑप्शन बड़ा कठिन दे देगा और हमसे आंसर पूरा गलत हो जाएगा। तो इस नाम से छोटी सी छोटी चीजें भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो रामायण काल के अंतर्गत पहला इंपॉर्टेंट टर्म आपको ये समझ में आना चाहिए कि भाई छत्तीसगढ़ को ना रामायण काल में दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था, जिसकी राजधानी कहां थी? कोशस्थली थी। इसी प्रकार से एक प्रश्न यहीं से पॉइंट करके एक प्रश्न और बनता है कि छत्तीसगढ़ में ये जो अपना बस्तर वाला एरिया है, जिसको हम लोग महाभारत काल में महाकांतार भी कहेंगे या कांतार क्षेत्र कहेंगे, तो इस बस्तर वाले एरिया को, बस्तर क्षेत्र को, बस्तर अरण्य को मूल रूप से दंडकारण्य के नाम से जाना जाता था। ठीक है, किस नाम से? दंडकारण्य के नाम से। तो दंडकारण्य का राजधानी कहां था भाई? मधुमंत के नाम से था। तो ये दो बातें हमको एग्जाम ओरिएंटेड समझ में आती है रामायण काल से संबंधित, कि भाई छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल के नाम से पुकारा गया है, दूसरी इसकी राजधानी कोशस्थली थी, बस्तर को दंडकारण्य के नाम से जाना गया है और इसकी राजधानी मधुमंत थी। इसी प्रकार से माता कौशल्या का छत्तीसगढ़ से कैसा संबंध रहा है? ठीक है, तो माता कौशल्या का छत्तीसगढ़ से संबंध कैसा रहा, इस संबंध में हम लोग देखते हैं कि भाई भगवान राम की माता का नाम क्या? कौशल्या। किसकी पुत्री थी? राजा भानुमंत की। विंध्य पर्वत के दक्षिण क्षेत्र में, है ना, इनका राज्य था। तो राजा भानुमंत की पुत्री थी। कौशल्या का पूर्व नाम क्या था? भानुमति था, अपने पिताजी के नाम पर। राजा दशरथ से विवाह के बाद कौशल्या को कौशल प्रदेश से संबद्ध होने के कारण भानुमति का नाम क्या पड़ गया? कौशल्या पड़ गया। और आज भी हम लोग देखते हैं कि कहीं कहीं पर, है ना, आप लोग देखना, बिलासपुरहीन, रायगढ़हीन ऐसे करके पुकारा जाता है छत्तीसगढ़ में, खास करके, है ना, चार पारहीन ऐसे करके, कुछ भी, मतलब जो जहां की है ना पुराने लोग, यस यस यस, मतलब आज तो करेंटली ऐसा नहीं पुकारते आजकल के मॉडर्न समय में, लेकिन आज भी गांव में आप जाकर के सुनना, तो वहां पर इस प्रकार से पुकारा जाता है ना। तो माता कौशल्या का नाम कैसे पड़ा, भानुमति से कौशल्या कैसे पड़ा, ये हमको समझ में आया। और देखिए रामायण काल में कुछ बातें और, कौशल खंड नामक एक अप्रकाशित ग्रंथ है, वो प्रकाशित नहीं हुआ है, वहां से भी हम लोग कुछ जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कौशल खंड नामक अप्रकाशित ग्रंथ के अनुसार विंध्य पर्वत मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, सतपुड़ा जो है विंध्य की ही श्रेणी में आता है, उसी की शाखा के अंतर्गत आता है, जो कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के बीच में बॉर्डर है एक प्रकार से, है ना। तो विंध्य पर्वत के दक्षिण में नागपत्तन के पास एक कौशल नाम का राजा था। कौन से नाम का? कौशल नाम का। तो ये बहुत ही शक्तिशाली राजा हुआ करता था। हम लोग कौशल नाम कैसे पड़ा उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं दक्षिण कौशल के संबंध में। तो नागपत्तन के पास, विंध्य पर्वत के दक्षिण में नागपत्तन के पास कौशल नाम का एक शक्तिशाली राजा था। राजा कौशल के नाम पर ही इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा? कौशल पड़ा। और राजा कौशल के वंश में राजा भानुमंत थे, मतलब माता कौशल्या की पिताजी किस वंशज के थे? नागपत्तन शाखा के कौशल राजा के राजवंश थे, है ना, उसी से थे। तो राजा कौशल के वंश में राजा भानुमंत हुए, जिनकी पुत्री का नाम क्या था? भानुमति। उनका विवाह अयोध्या के राजा दशरथ के साथ हुआ और राजा भानुमंत के पुत्र न होने के कारण कौशल का राज्य किसको मिल गया? दशरथ को मिल गया। और यह प्रमाणित करता है कि राजा दशरथ के समय से पहले ही इस क्षेत्र को किस नाम से पुकारा गया था? कौशल के नाम से पुकारा गया था। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ में कुछ और एविडेंसेस हम माता कौशल्या के संबंध में देखते हैं चंदखुरी के नाम पर। चंदखुरी कहां पड़ रहा है भाई? चंदखुरी जो है छत्तीसगढ़ में रायपुर जिला। ठीक है, हालांकि आप देखेंगे चंदखुरी बहुत सारे जगहों का नाम है ना, चंदखुरी कई जगहों का नाम है, लेकिन चंदखुरी को हम लोग किस जगह से संबंधित लेंगे? रायपुर जिला से। ठीक है, रायपुर डिस्ट्रिक्ट से हम लोग लेकर के चल रहे हैं। तो माता कौशल्या मंदिर जो है चंदखुरी से कैसे रिलेटेड रहा है, इसको थोड़ा देख लेते हैं। माता कौशल्या का जन्म माना जाता है जनश्रुतियों के अनुसार कि चंदखुरी में हुआ रहा होगा। चंदखुरी का प्राचीन नाम
क्या माना जाता है? चंद्रपुरी। और चंद्रपुरी का अर्थ क्या लिया जाता है? ईश्वर की भूमि या पवित्र भूमि। इस प्रकार से चंद्रखुरी में माता कौशल्या मंदिर को सोमवंशी काल का माना गया है। अभी हम लोग सोमवंश पढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ में सोमवंशी या पांडुवंशी है ना। तो छत्तीसगढ़ में जो सोमवंशी या पांडुवंशी हैं, उसी काल का माना गया है माता कौशल्या मंदिर को। यानी कि ये जो मंदिर बना है वो 8वीं 9वीं शताब्दी में बना रहा होगा। कब? यस, माता कौशल्या मंदिर कब बना है? 8वीं 9वीं शताब्दी में बना है। और ये मंदिर का ढांचा पूरा टूट गया था, ठीक है। तो उसी जगह पर चंदखुरी के जो स्थानीय निवासी हैं, उन्होंने 1973 में 1973 में इसको जीर्णोद्धार या वहां पर पुनः मंदिर बनाया इन्होंने। किसने बनाया? तो मूल निवासियों ने 1973 में जो 8वीं 9वीं शताब्दी के कुछ अवशेष रह गए थे, है ना, मंदिर का, वहीं पर इन्होंने पुनः जो है मंदिर तैयार किया, जो कि आज हम मूल रूप से माता कौशल्या मंदिर चंदखुरी के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। तो यहां पर इस मंदिर में माता कौशल्या के गोद में भगवान राम का बाल रूप विराजमान किया गया है वर्तमान में, ठीक। तो ये बातें हमको समझ में आ गई, चंदखुरी कैसे माता कौशल्या का जन्म स्थल माना गया है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए, रामायण काल में कुछ और बातें हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। वो क्या है? देखिए, जैसे राम के पश्चात छत्तीसगढ़ का इतिहास क्या था, ठीक है। और छत्तीसगढ़ के इतिहास में हम और क्या अपडेट देख सकते हैं? तो उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल को देख सकते हैं। हमको पता है, ठीक है, 2 पुत्र थे, कौन कौन? लव और कुश। तो भाई लव और कुश को कुछ ना कुछ राज्य तो मिलेगा। तो उत्तर कौशल के राजा उनके ज्येष्ठ पुत्र बने। उत्तर कौशल के राजा कौन बने? उनके ज्येष्ठ पुत्र, मतलब जहां से राजा दशरथ थे वहां के राजा कौन बने? लव बने। और उसकी राजधानी कहां बनी? श्रावस्ती बनी, ठीक है। श्री राम के अनुज पुत्र यानी छोटे पुत्र का नाम क्या था? कुश। और कुश को क्या मिला? दक्षिण कौशल मिला। और दक्षिण कौशल की राजधानी क्या थी? कुशस्थली थी। दक्षिण कौशल की राजधानी क्या थी? कुशस्थली थी। मल्हार और कोसला ग्राम, मल्हार के पास ही एक ग्राम है, मतलब थोड़ा आगे है ना, 20-25 किलोमीटर या 10 किलोमीटर के एरिया में ही है। तो कोसला नामक ग्राम है। कोसला नामक ग्राम को ही मूल रूप से रामायण काल से होना संबंधित मानते हैं। कुशस्थली या वहां की राजधानी से होना संबंधित मानते हैं लोग, है ना। तो कुछ विद्वानों का मत है कि मल्हार के निकट स्थित ये कोसला ग्राम ही रामायण काल से संबंधित रहा होगा। और यह स्थान दक्षिण कौशल के प्राचीन राजधानियों से जुड़ा हुआ होगा, ऐसा जो है माना जाता है। कौन से स्थान को? कोसला नामक ग्राम को। तो रामायण काल से संबंधित जितने भी आईएमपी फैक्ट्स थे वो हम लोगों ने समझने का प्रयास किया कि भाई रामायण काल एक प्रकार का मैथोलॉजी के संबंध में, पौराणिक कथाओं के संबंध में, और हमारी जो मान्यताएं हैं, ठीक है, बिलीव्स हैं, उसके आधार पर हम लोग छत्तीसगढ़ में कौन कौन से एविडेंसेस प्राप्त करते हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक। अभी करंट टाइम लगभग देश में 75 प्लेसेस हैं जिसको जो है मूल रूप से राम वन गमन पर्यटन परिपथ के रूप में तैयार किया जा रहा है ना। तो प्रथम चरण में कहा गया कि भाई 9 स्थलों को, 9 जगहों को हम जो है पर्यटन स्थल में परिणित करेंगे। उसके बाद सेकेंड जो स्टेप है हमारा 42 प्लेसेस का होगा। प्रारंभ कब किया गया? 22 नवंबर 2019 को। उद्घाटन 7 अक्टूबर 2021 को किया गया। कहां से किया गया ये याद रखने लायक है। तो कहां से किया गया? कौशल्या मंदिर चंदखुरी रायपुर से स्टार्ट किया गया। परिपथ की लंबाई कुल कितनी होनी है? 2260 किलोमीटर और अनुमानित लागत लगभग 137.75 करोड़ का आने वाला है इसमें, ठीक है। अब देखिए, राम वन गमन पर्यटन परिपथ में अपना छत्तीसगढ़ है 33 जिलों का, उत्तर से लेकर दक्षिण। अब यहां पर देखिए, राम वन गमन परिपथ में प्रथम चरण के अंतर्गत हम लोगों ने देखा कितने प्लेस होने हैं? 9 प्लेस हैं, प्रमुख रूप से 9 प्लेस हैं। लेकिन 9 प्लेस के अंतर्गत और भी बहुत सारे छोटे छोटे जगह आएंगे। तो उन जगहों को अगर हम समझने का प्रयास करें
तो मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कहां पर है ये? मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, एमएनसी है ना? हाँ, एमसीबी, महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। तो यहाँ पर सीतामढ़ी, हरचौका, और यहीं से राम का छत्तीसगढ़ में प्रवेश हुआ ऐसा माना जाता है ना? तो यहाँ पर देखिए ये सीतामढ़ी, हरचौका, यहाँ से प्रवेश होना माना जा रहा है। अब देखो कोरिया जिला नहीं कहेंगे, क्यों कोरिया जिला नहीं कहेंगे? क्योंकि अलग हो गया है भाई, तो ये जो है डिफरेंट जिला हो गया, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। इसके बाद देखिए कोरिया जिला में देवगढ़ नामक प्लेस है, और देवगढ़ के पश्चात फिर हम सूरजपुर आते हैं। सूरजपुर में विश्रामपुर नामक जगह है, जो विश्रवा ऋषि का आश्रम के नाम से प्रसिद्ध है। सरगुजा जिले में हम आते हैं तो सीता बेंगरा की गुफा, राम सीता का निवास और वशिष्ठ ऋषि का आश्रम, इस नाम से इसको मूल रूप से हम लोग जानते हैं सरगुजा जिले में। ये तो नॉर्थ में हो गया। अब धीरे से हम लोग जांजगीर चांपा की ओर जाते हैं। जांजगीर चांपा में जो प्रमुख स्थान है वह है शिवरी नारायण, और दूसरे स्थान पर खरौद। ठीक है, तो शिवरी नारायण के संबंध में हम देखते हैं कि माता सबरी आश्रम यहाँ पर है। राम द्वारा सबरी के जूठे बेर खाने की कथा इस स्थान से मूल रूप से जुड़ी हुई है। खरौद में हम लोग देखें लक्ष्मण द्वारा शिवलिंग की पूजा और खर तथा दूषण राक्षसों के आतंक के द्वारा राम द्वारा खर का वध किया गया। इस नाम से इस क्षेत्र को क्या बोला गया? खरौद, खरौद कहा गया है ना। खरौद का और प्राचीन नाम क्या रहा है? नहीं, खरौद का प्राचीन नाम और क्या, किस नाम से हम इसको जानते हैं? या फिर खरौद को हम लोग आगे चल करके पढ़ेंगे बाला अर्जुन के समय में। ठीक है, वहां पर किस प्रकार से यहाँ पर मंदिरों का निर्माण कराया जाएगा। ठीक है, तो उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। जैसे बलौदा बाजार में आते हैं, बलौदा बाजार में मूल रूप से कौन सा प्लेस है? तुरतुरिया, है ना। तो तुरतुरिया में हम लोग बहुत सारी चीजें समझते हैं, जैसे वाल्मीकि आश्रम देखते हैं, बारनवापारा और लव कुश का जन्म स्थल, ये प्रमुख प्लेसेस हैं बलौदा बाजार में पर्यटन के क्षेत्र में। वास्तव में इसको बनाया क्यों जा रहा है? एक प्रकार का पर्यटन स्थल हमको बनाना है, धार्मिक पर्यटन स्थल। ठीक है, रायपुर में चंदखुरी माता कौशल्या की जन्म स्थली, गरियाबंद में राजिम और फिंगेश्वर दो प्लेसेस हैं। राजिम जो है लोमस ऋषि का आश्रम रहा है, और फिंगेश्वर जो है मांडव्य ऋषि। अब लोग इतिहास को पढ़ोगे तो ये समझ में आएगा, जितने भी हम पुराण में बड़े बड़े ऋषि मुनि देखते हैं, चाहे अगस्त मुनि हो, चाहे आपका जो है परशुराम ही क्यों ना हो, परशुराम के पुत्र क्यों ना हो, ठीक है, उनके पिताजी क्यों ना हो, बड़े से बड़े ऋषि मुनि हैं, वो सब छत्तीसगढ़ में ही रहते थे, है ना। छत्तीसगढ़ के जंगलों में ही रहते थे, और छत्तीसगढ़ के जंगलों में रह करके ही त्याग तपस्या करते थे, है ना। और गुस्सा भी, क्रोधित होकर के किसी को भी मार भी देते थे, बड़े खतरनाक भी थे, है ना। तो गरियाबंद हो गया, धमतरी, धमतरी में देख लो आप, धमतरी जो है महानदी का उद्गम स्थल, सिहावा पर्वत। हाँ, तो इसमें सप्तर्षि आश्रम है, श्रृंगी ऋषि, अगस्त ऋषि, अंगिरा ऋषि, गौतम आदि ऋषियों से भगवान श्री राम का भेंट हुआ था, ऐसा माना गया है। इसके बाद देखिए और भी कुछ प्लेस है, जैसे कांकेर हम लोग आते हैं। कांकेर में पंचवटी जो हम लोग कथा में सुनते हैं, कहानी में, तो सीताहरण का जो उल्लेख मिलता है कांकेर से मिलता है। फिर दंतेवाड़ा में दो प्लेस है, एक तो बारसूर और दूसरा गीदम। बाणासुर की नगरी बारसूर में और गिद्धराज जटायु की नगरी गीदम में, ऐसा हम समझते हैं। सुकमा जो है कोंटा, सबसे लास्ट वाला एरिया, ठीक है, सबसे लास्ट। अब कोंटा के बाद आपका सबरी नदी आ जाता है। कुनावरम आप लोगों ने सुना होगा, है ना, कि 36 किलोमीटर के लगभग एक जो है जल मार्ग, हम लोग नाव के थ्रू वहां पर जो है, हाँ, कोंटा से कुनावरम, और यहीं पर हम लोग देखते हैं कि सबरी नदी आपका यहाँ पर आंध्र प्रदेश है, यहाँ पर तेलंगाना है। तो सबरी नदी जो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को क्या कर रही है? विभाजित भी कर रही है। तो ये सुकमा सबसे लास्ट जिला पड़ता है, छत्तीसगढ़ से दक्षिणतम जिला आप कह सकते हो। तो इसके बाद देखिए बस्तर में चित्रकूट है, और रायगढ़ में क्या है? राम झरना। तो ये प्रमुख प्लेसेस हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। प्रथम पड़ाव का विकास और जीर्णोद्धार कहां से प्रारंभ हुआ? तो चंद्रपुरी से हुआ, ठीक है। 2021 से हुआ। भगवान राम की 51 फीट की ऊंची प्रतिमा जलसेन सरोवर में स्थापित की गई है। वहीं द्वितीय विकास का पड़ाव या द्वितीय पड़ाव का विकास और जीर्णोद्धार कब प्रारंभ हुआ? 2022 में। और कहां से हुआ? तो शिवरी नारायण से।
पहला कहां से हो रहा है? रायपुर से, चंदखुरी से, और दूसरा कहां से प्रारंभ हो रहा है? शिवरी नारायण से। ठीक है, और 2021 में पहला और 2022 में दूसरा। यहाँ शिवरी नारायण में विशेष क्या है? यहाँ भगवान राम को जूठे बेर खिलाती माता सबरी की मूर्ति स्थापित की गई है, और पहले क्रम पर चंदखुरी में भगवान राम की 51 फीट की ऊंची प्रतिमा जल सेन सरोवर में स्थापित की गई है। क्लियर है? राम वन गमन पर्यटन परिपथ के संबंध में कुछ पुस्तकें हैं जिसके आधार पर हम इसको समझने का प्रयास करते हैं, जैसे डॉक्टर हेमू यदु, डॉक्टर मन्नू लाल यदु और गीतेश कुमार अमरोहित तथा जनसंपर्क विभाग के द्वारा एक पुस्तक लाया गया है, हमारे राम। ठीक, तो छत्तीसगढ़ पर्यटन में राम वन गमन पथ डॉक्टर हेमू यदु के द्वारा लिखा गया। दंडकारण्य रामायण जो है डॉक्टर मन्नू लाल यदु के द्वारा। छत्तीसगढ़ में राम और राम वन गमन पथ ये जो है डॉक्टर गीतेश अमरोहित के द्वारा, और छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग के द्वारा हमारे राम। तो इसके संबंध में हम लोग ये जो राम वन गमन परिपथ का चरण है इसको और बेटर ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। इसके बाद एक और महाकाव्य जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? महाभारत। पहला महाकाव्य क्या है? रामायण। दूसरा महाभारत क्या है? दूसरा महाकाव्य क्या है? महाभारत। तो महाभारत काल के संबंध में हम लोग देखें तो महाभारत काल या महाभारत को भी हम एक प्रकार से पौराणिक कथाओं के रूप में समझते हैं, है ना। तो महाभारत काल के संबंध में ये देखें तो हालांकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा प्रश्न अगर पूछ दिया जाए तो आपको ध्यान में रहना चाहिए कि रामायण काल जो है त्रेता युग से माना जाता है और महाभारत काल को द्वापर युग से माना गया है। पुराणों में ये कहा गया कि एक युग लगभग लाखों वर्ष का होता रहा होगा या होता है। पुराण में बताया गया है कि द्वापर युग 8,64,000 वर्ष का है, ऐसा जो है माना जाता है, और दोनों युग में काफी डिफरेंस भी रहा है। अब हम ये जानेंगे कि भाई छत्तीसगढ़ में महाभारत काल से संबंधित कौन कौन सी जानकारी हुई है। जैसे कि बी लाल खोज करते हुए पाते हैं कि महाभारत काल लगभग 900 से 1000 ईसा पूर्व के बीच में रहा होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर काफी मतभेद भी है। लेकिन हम महाभारत काल से संबंधित अगर जगहों के बारे में बात करें तो जगहों के बारे में छत्तीसगढ़ में कौन कौन से प्लेस प्रमुख रूप से हमको समझ में आते हैं उसको यहां से देख सकते हैं। तो महाभारत काल में हम लोग मूल रूप से जो प्लेसेस पाते हैं वो जैन धर्म से संबंधित पाते हैं। ठीक है, जैन धर्म से संबंधित रिलेटेड प्लेसेस हैं, जैसे कि शक्ति जिला में। अब शक्ति जिला जांजगीर चांपा से कट करके बन गया शक्ति जिला, है ना। तो शक्ति जिला में हम एक जगह है दमऊ दरहा के पास गुंजी। तो गुंजी में हमको विशेष तथ्य क्या मिला है कि भाई महाभारत में इसे ऋषभ तीर्थ कहा गया है। महाभारत काल में इसको क्या कहा गया है? ऋषभ तीर्थ कहा गया है। वहीं अगर हम महासमुंद के पास जाते हैं तो महासमुंद में हमको जो है खल्ल वाटिका नामक प्लेस मिलता है। तो खल्ल वाटिका नामक जो प्लेस जिसको आज वर्तमान में खल्लारी के नाम से भी हम जानते हैं, यहाँ पर लक्षागृह, भीम खो और भीम के पद चिन्ह हमें प्राप्त हो रहे हैं। इसी प्रकार से महासमुंद में ही सिरपुर, जिसका प्राचीन नाम क्या था? चित्रांगतपुर। तो यहाँ पर अर्जुन के पुत्र भब्रुवाहन की राजधानी के रूप में हम लोग इसे समझने का प्रयास करते हैं। बिलासपुर में रतनपुर को मणिपुर या रत्नावलीपुरी के नाम से भी पुकारा गया है। मोरध्वज एवं उसके पुत्र ताम्रध्वज की राजधानी यहां पर माना जाता है। उसी प्रकार से रायपुर के आरंग को ही पुराने समय में क्या कहा गया है भाई? भांडेर। तो यहाँ पर मोरध्वज की कथा से संबंधित स्थान मूल रूप से हमको जानकारी प्राप्त होता है। अब महाजनपद काल, इसके बाद क्या आ जाएगा आपका? महाजनपद काल। अब महाजनपद काल में हम लोग देखें कि लोग अब कबीलों में नहीं रह रहे हैं, अब लोग नगरों में रह रहे हैं। न केवल नगरों में रह रहे हैं बल्कि महानगरों में रह रहे हैं। अब छत्तीसगढ़ या पूरे भारत देश की बात करें तो पूरा भारतवर्ष कितने महानगरों में बढ़ गया है? 16 महाजनपदों में। पूरा भारतवर्ष जो है 16 महाजनपदों में बढ़ गया है। जैसे कि कांसी, कोसल, अंग, मगध, वज्जी, मल, चेदी, वस, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सुरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार और कंबुज। अवंती जो है सबसे क्षेत्र में सबसे बड़ा महाजनपद रहा है। सबसे समृद्ध महाजनपद माना जाता था मगध को। ठीक है, 3 क्षेत्र से पहाड़ों और नदियों से घिरा हुआ है।
काफी समृद्धशाली रहा, यहाँ के राजा और यहाँ पर जो संसाधन रहे हैं, खनिज संसाधन इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा। इस नाम से काफी जो है शक्तिशाली भी रहा और मजबूत भी रहा, फला फूला भी आगे चल करके। हम देखेंगे आगे चल करके इतिहास में, भारतीय इतिहास में, कि मगध महाजनपद ही सर्वोपरि हो जाता है आगे चलकर। तो बौद्ध धर्म में अंगुत्तर निकाय के वहां महावस्तु में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, और छत्तीसगढ़ में इन्हीं 16 महाजनपदों में हम किस महाजनपद पर मूल रूप से फोकस्ड होते हैं? चेदी महाजनपद। ठीक है, चेदी महाजनपद ही आगे चल करके इसको हम चेदीसगढ़, और चेदीसगढ़ का ही अपभ्रंश आगे क्या बना, फिर छत्तीसगढ़ पड़ा। महाजनपद काल में अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें या चेदीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, तो कौशल जो है या छत्तीसगढ़ क्षेत्र कितने भागों में विभक्त था? 2 भागों में, पहला उत्तर कौशल और दूसरा दक्षिण कौशल। अब छत्तीसगढ़ के संबंध में इसको हम देखें तो राय बहादुर हीरालाल कहते हैं कि चेदी महाजनपद का राज्य ही क्या कहलाता था? चेदीसगढ़, जिसका भ्रंश क्या बना? छत्तीसगढ़। और वेलगर ने इसी को समझाते हुए कहा कि भाई मगध महाजनपद के राजा थे जरासंध, ये जो है अपने लोगों पर बहुत अत्याचार करते थे, तो 36 चर्मकार परिवार इसी क्षेत्र में आकर के, कौशल क्षेत्र में आकर के क्या अपना घर बसाए, और यह क्षेत्र क्या कहलाने लगा? फिर छत्तीसगढ़ कहलाने लगा। महाजनपदों की विशेषताएं क्या है? इस समय जो राजा हुआ करते थे, अब ये राजा कैसे बने? पहले कबीले में ना जन प्रमुख हुआ करता था, जन से जनपति बनता था, और जनपति उनका मुखिया हुआ करता था। तो जब महाजनपद बना, यानी कि राज्य का विस्तार हुआ, बड़े बड़े महानगर बने, तो जन नहीं रह गए। अब इन लोग महायज्ञ करने लग गए, अश्वमेध यज्ञ वगैरह करने लग गए, बड़े बड़े यज्ञ करने लग गए, है ना। तो ये जो है प्रजापति यज्ञ, मतलब अश्वमेध यज्ञ, ऐसे महायज्ञ करने लग गए। अब महायज्ञ करने वाले जो राजा है, अब जन के राजा नहीं कहलाए, अब जन के राजा न रह करके वो क्या हो गए? जनपदों के राजा हो गए। यानी बहुत सारे जन, मतलब जहां पर जनपद होंगे, जनपद कहां पर है? जहां पर जन का समूह है। अब बहुत सारे जनपद मिलकर के महाजनपद बन रहा है। तो ये जो है यज्ञ करने वाले राजा जन के राजा ना होकर के किसके राजा हो गए? जनपदों के। अब देखिए, जब तक जन के राजा है तब तक तो कल्याणकारी कार्य होगा, यानी कि किसी प्रकार का करप्शन नहीं होगा, बेईमानी नहीं होगा, धोखाधड़ी नहीं होगा, न्याय व्यवस्था सही रहेगी, कायम रहेगी। लेकिन जब राजा या फिर जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है या फिर मूल व्यक्ति है, वो आम जनता से जब जुड़ ही नहीं पाएगा, एसी में ही बस चलता घूमता फिरता रहेगा, आम लोगों से कनेक्ट ही नहीं कर पाएगा, तो उसके दुख दर्द को समझेगा क्या? नहीं समझ पाएगा। तो ये राजमहलों में रहने वाले, भोग विलास करने वाले लोग हो गए। तो आगे चल करके हम देखते हैं कि फिर स्थिति कलयुग जैसी होने लग गई। ठीक है, अब देखिए, ये जो महाजनपद है, इसमें जनपद शब्द का अर्थ क्या था? जन के बसने की जगह। अब जन के बसने की जगह क्या हो गया? जनपद से जनपद जुड़ते गए, फिर महाजनपद हो गए, यानी कि विशाल शहर बन गए। और इनमें से, है ना, अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी हुआ करती थी, जो कि किलेबंदी, लकड़ी और ईंट पत्थर ऊंचे दीवारों से बनाई जाती थी, जो कि राजतंत्र में आगे भी बरकरार रहा। हम लोग चाहे प्राचीन इतिहास की बात करें, मध्यकालीन इतिहास की बात करें, ये जो किलेबंदी है या फिर किला निर्माण की बात है, जैसे 18गढ़ छत्तीसगढ़ में हम लोग देखते हैं, शिवनाथ नदी के उत्तर दक्षिण में, तो ये परंपरा फिर आगे भी बरकरार रही थी, है ना। इसके बाद हम लोग देखना चाहेंगे कि भाई जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित छत्तीसगढ़ में कौन कौन से प्लेसेस हैं, और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम लोग 24 तीर्थंकर की बात करते हैं किसमें? जैन धर्म में। जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए? 24 तीर्थंकर हुए। 24 तीर्थंकर में कुछ तीर्थंकरों के जानकारी हमको छत्तीसगढ़ से प्राप्त होती है, जैसे कि ऋषभ देव जो है प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं, आदि देव भी पुकारा जाता है इनको। ठीक है, ऋषभ देव जो है प्रथम तीर्थंकर है। गुंजी दमऊ-दरहा और बूढ़ी खार मल्हार, गुंजी दमऊ-दरहा मतलब शक्ति जिला, और बूढ़ी खार मल्हार मतलब बिलासपुर जिला, इन प्लेसेस पर मूल रूप से हमको ऋषभ देव के विषय में जानकारी मिलती है। इसी प्रकार से अगर हम 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ के विषय में देखें, देखो तीर्थंकरों में कई बार आपको नाम जो है स्त्रीलिंग लगेगा,
लेकिन एक बोधिसत्व होता है बौद्ध धर्म में और कैवल्य होता है जैन धर्म में, जो कि सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ऐसा माना जाता है कि चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, अगर वो कैवल्य को प्राप्त कर लिया ना, तो वो पुरुष तत्व या आत्म तत्व के रूप में ही माना जाता है। तो इसी नाम से नाम को फीमेल की जगह हम मेल के रूप में ही वहां पर वर्णित करते हैं, नाम को प्रोनाउंस भी करते हैं, है ना। तो शांतिनाथ जो है 16वें तीर्थंकर के रूप में बस्तर भाटागुड़ा में यहां पर जानकारी मिलती है। वहीं पर पार्श्वनाथ वेरी फेमस प्लेस है छत्तीसगढ़ में नगपुरा। आप लोग जाकर के देखिएगा भी, बाकी बहुत ही अच्छा जगह है, शांत जगह है। सामने में मस्त बड़ा सा तालाब भी है और एकदम पीसफुल एरिया है ना। तो पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ से संबंधित क्षेत्र छत्तीसगढ़ में कहाँ है? दुर्ग जिला में। दुर्ग जिला प्रदेश में जैनियों का तीर्थ स्थल भी माना जाता है। किसको? नगपुरा को। यहाँ पर जो है मेला भी आयोजित होता है। महावीर स्वामी जो है 24वें और अंतिम तीर्थंकर माने गए हैं आरंग रायपुर में, और आरंग रायपुर में इनकी जानकारी मिलती है भांड देवल मंदिर, है ना। यहां पर भी इनकी जानकारी हमको मूल रूप से प्राप्त होती है। कुछ स्मारक और जैन मूर्तियों के संबंध में देखें तो प्राचीन स्मारक हमको कहां से? महासमुंद, बिलासपुर, सरगुजा और रायपुर से प्राप्त हुए हैं, क्रमशः सिरपुर, मल्हार, महेशपुर और आरंग से। वहीं पर जैन मूर्तियां हमको रायपुर और सारंगगढ़ में आरंग और पुजारी पाली से प्राप्त होते हैं। ये सभी जैन धर्म से संबंधित कुछ प्रमुख स्थान हैं और जगह हैं। क्लियर? छत्तीसगढ़ में जैन धर्म से संबंधित स्थलों के विवरण को अगर हम और बारीकी से समझें तो अब धनपुर कौन से जिला में आता है भाई? जीपीएम, यानी गौरेला पेंड्रा मरवाही। तो धनपुर जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही से जैन तीर्थंकरों की नग्न मूर्तियां यहां से हमको प्राप्त हुई हैं। अब ये क्या है? आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हो गए, ठीक है। हमारे पास पुख्ता प्रमाण हो गए, इसको कोई नकार नहीं पाएगा क्योंकि हमारे पास पुख्ता प्रमाण मिल रहे हैं। डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव की चंद्रगिरी पहाड़ी पर छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा दिगंबर जैन मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है। नवा रायपुर में 15वें तीर्थंकर धर्मनाथ के मंदिर जिनालय का निर्माण किया गया है। कहां? नवा रायपुर में 15वें तीर्थंकर। ये करंट अफेयर से रिलेटेड चीजें हैं जैन धर्म में। शिवनाथ नदी के तट पर 8वें जैन तीर्थंकर भगवान चंद्रप्रभ के स्थापना दुर्ग स्थित नसिया तीर्थ में की गई है। इसके अलावा आरंग के भांडल देवल मंदिर में नेमिनाथ महावीर स्वामी का श्रेयांश की मूर्तियां मूल रूप से स्थापित हैं। राजिम के सोमेश्वर मंदिर में पार्श्वनाथ की एक प्रतिमा उपलब्ध हुई है। कुम्हारी जिला दुर्ग में स्थित कैवल्य धाम मंदिर श्री आदिनाथ जैन श्वेतांबर को समर्पित है। यहाँ एक साथ 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाओं को भी स्थापित किया गया है। तो ये प्रमुख प्लेसेस हैं जो कि जैन धर्म से संबंधित रहा है। इसके बाद गौतम बुद्ध लाइट ऑफ एशिया के संबंध में देखें तो लाइट ऑफ एशिया मतलब पूरे भारत एशिया में उनका जो है प्रकाश फैला था। पूरा भारत उनके आशीर्वाद से वंचित इसलिए रहा क्योंकि उन्होंने नकारा, लेकिन फिर भी गौतम बुद्ध को कोई न नकार पाया। आज हर कोई उनको याद करते हैं। बौद्धकालीन स्थल के संबंध में हम देखें तो बहुत सारे प्लेसेस हैं। जैसे कि हम लोग मैन पार्ट की बात करें, है ना, तो मैन पार्ट में हमको बौद्ध मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण परंपरागत बौद्ध वास्तुकला से मूल रूप से किया गया है। मल्हार में देखें तो उत्खनन से अनेक बौद्ध प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं। आज भी आप लोग जाकर के देखना, स्पेशली नहीं रखें, खुला में ही रख दिए हैं ऐसी बाहर। तो बहुत सारी बौद्ध जो मूर्तियां हैं आपको मल्हार में मिल जाएंगी अभी भी। डोंगरगढ़ की हम बात करें तो डोंगरगढ़ प्रज्ञागिरी की पहाड़ी पर गौतम बुद्ध की ऊंची प्रतिमा स्थित है। यहाँ प्रतिवर्ष 6 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन कब और कहां किया जाता है? तो डोंगरगढ़ में 6 फरवरी को किया जाता है। सिरपुर में बौद्ध टीला और पीतल से निर्मित बौद्ध मूर्तियां हैं। तीवर विहार गौतम बुद्ध की मूर्ति स्थापित है सिरपुर में ही। यहाँ बौद्ध, हिंदू और जैन मंदिर तथा मठों का स्मारक है। यहाँ प्रतिवर्ष बौद्ध सम्मेलन का आयोजन भी होता है। कहां पर? सिरपुर में। महाशिवगुप्त बालार्जुन ने सिरपुर क्षेत्र में अनेक बौद्ध विहारों का भी निर्माण
करवाया था। इसी प्रकार से तुरतुरिया, मौर्यकालीन भगवान बुद्ध की विशाल प्रतिमा कहाँ स्थित है? तुरतुरिया में। तुरतुरिया और क्यों इस जो है प्रचलित है? लौह कुश के जन्म स्थली के नाम से। भोंगापाल कोंडागांव जिले में स्थित है, यहाँ भगवान बुद्ध की विशाल प्रतिमा जो है स्थित है। बौद्धकालीन स्थल में कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स है, जैसे छत्तीसगढ़ में बौद्ध धर्म की स्थापना मूल रूप से 6वीं शताब्दी में मानी जाती है। छत्तीसगढ़ में ना, छत्तीसगढ़ में बोला जा रहा है। अवदान शतक नामक ग्रंथ के अनुसार महात्मा बुद्ध दक्षिण कौशल आए थे और लगभग 3 माह तक यहाँ की राजधानी में निवास किया था। अब यहाँ की राजधानी उस समय कहाँ थी? एक प्रकार से सिरपुर एरिया हम कह सकते हैं। यह जानकारी बौद्ध यात्री वेनसांग के यात्रा वृत्तांत सियूकी में भी हमको प्राप्त मिलता है। वेनसांग ने छत्तीसगढ़ को क्या कहा है? कियासलो। और कियासलो का भ्रंश भी देखें क्या होता है? कौशल। अब बेचारा अपने भाषा में कियासलो कह दिया है ना, कौशल को। इस समय भारत जो है कन्नौज का शासक हर्षवर्धन था और दक्षिण कौशल छत्तीसगढ़ का शासक कौन था भाई? महाशिवगुप्त बालार्जुन। मतलब कि इस समय में 6वीं शताब्दी के लगभग की बात की जा रही है। पांडुवंशी शासक कौन रहे हैं? महाशिवगुप्त बालार्जुन महाप्रतापी राजा हुआ करते थे और एक प्रकार से छत्तीसगढ़ में स्वर्णिम काल माना गया है इनके समय को। और हर्षवर्धन को भारत का प्रमुख राजा के रूप में माना गया है। तो भारत में एक मतलब सबसे सर्वश्रेष्ठ राजा उस समय कौन थे? हर्षवर्धन थे। और छत्तीसगढ़ में कौन थे? महाशिवगुप्त बालार्जुन। 6वीं शताब्दी में बौद्ध भिक्षु प्रभु आनंद ने सिरपुर में स्वास्तिक विहार एवं आनंद प्रभु कुटी विहार का निर्माण करवाया था। आया है क्या एग्जाम में? यस, एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि प्रभु आनंद ने सिरपुर में स्वास्तिक विहार और आनंद प्रभु कुटी विहार का निर्माण करवाया था। ठीक। तुरतुरिया में मौर्यकालीन बौद्ध भिक्षुणियों का विहार था, जो कि भारत में एकमात्र बौद्ध भिक्षुणियों का विहार। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम में। लव कुश का जन्म स्थली भी हम लोग समझ गए। ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने और क्या देखा कि मौर्यकालीन भगवान बुद्ध की विशाल प्रतिमा विद्यमान है। और एक बात हम तुरतुरिया से ये भी देख रहे हैं कि बौद्ध भिक्षुणियों का विहार कहाँ था? तुरतुरिया में। और न केवल छत्तीसगढ़ में, भारत में एकमात्र बौद्ध भिक्षुणियों का ये जो है एक विशाल, हालांकि और भी बहुत सारे जगह में रहे हैं, लेकिन विशाल अगर हम देखें जगह विहार जहां पर स्त्रियां जो है या बौद्ध भिक्षुणियां निवास करती थी, रुकती थी, वह क्या था? तुरतुरिया नामक स्थान था। ठीक। कुछ प्रश्न है जो आप लोग कमेंट में इसको आंसर करिएगा या फिर आप लोग इसको आंसर मन में आप लोग बताइएगा क्या क्या आंसर हो सकता है। जैसे कि छत्तीसगढ़ के रामायण काल का नाम क्या था? दक्षिण कौशल, दंडकारण्य, कौशल प्रदेश और मगध। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो छत्तीसगढ़ के रामायण काल में छत्तीसगढ़ के रामायण काल का नाम क्या था, या रामायण काल में छत्तीसगढ़ का नाम क्या था? ऐसे घुमा के भी प्रश्न पूछा जा सकता है ना। तो उस समय हम लोग छत्तीसगढ़ को किस नाम से जान रहे थे भाई? हाँ, तो इसका उत्तर यहाँ पर देखिए, उसका उत्तर क्या होगा? 1, 2 और 3 कौशल प्रदेश भी कह सकते हैं। ठीक है, और दक्षिण कौशल भी कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं हम? दंडकारण्य के नाम से भी इसको हम लोग जान सकते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है? महाजनपद काल में छत्तीसगढ़ के किस भाग का उल्लेख मिलता है? दक्षिण कौशल, चेदी महाजनपद, वज्जी संघ या कांसी? ठीक है, महाजनपद काल के विषय में बोला गया है, तो इसका आंसर आइए देखते हैं। महाजनपद काल में छत्तीसगढ़ का उल्लेख दक्षिण कौशल और चेदी महाजनपद के रूप में हुआ है। तो 1 और केवल 2 सही है। ठीक। अब देखो, प्रश्न लग रहा है एकदम छोटा सा, लेकिन उसमें दिया क्या है? कूट में, है ना। तो ऐसा ही प्रश्न जो है बनेगा। हम लोग सभी चैप्टर का चिंता मत करिए आप लोग, हम सभी चैप्टर को इसी प्रकार से पढ़ेंगे, पहले थ्योरी, उसके बाद उसके संबंधित प्रश्न। राम वनगमन परिपथ के संबंध में सत्य कथन क्या क्या है बताइए? इसका उद्घाटन 7 अक्टूबर 2021 को कौशल्या मंदिर चंद्रपुरी में हुआ था। परिपथ की कुल लंबाई 2260 किलोमीटर है। इस परियोजना में 137.75 करोड़ रुपए की लागत आई है। तो कौन सा कथन सही होगा? तीनों कथन ही यहाँ पर सही हैं। महाजनपद काल और उससे संबंधित क्षेत्र के संबंध में देखें, कौशल, मगध, चेदी और वज्जी संघ। तो कौशल हम देखें
तो कौशल जो है दो भागों में विभक्त था, हम लोगों ने देखा, उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल। मगध जो है जरासंध का क्षेत्र था, जहां से 36 चर्मकार पीड़ित होकर के यहाँ आकर के घर बसाए थे। चेदी जो है चेदीसगढ़, जिसका भ्रंश छत्तीसगढ़ बना, और वज्जी संघ जो है मिथिला और वैशाली। इस प्रकार से ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा, सही होगा। ठीक है, इसका यहाँ पर डिटेल में भी है। आगे देखिए, जैन तीर्थंकर और उनके स्थान के संबंध में यहाँ पर है ऋषभ देव, शांतिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर। अभी हम लोग इसको पढ़े, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन हो जाता है। अब देखिए, ऋषभ देव की जानकारी हमको मूल रूप से कहां से मिल रही है, मल्हार बिलासपुर से। शांतिनाथ का भाठागुड़ा बस्तर है ना, बस्तर लिखा है, बस्तर है। पार्श्वनाथ जो है नकपुरा दुर्ग। अब कई बार समझ में नहीं आता है ना, तो पार्श्वनाथ हमको एकदम रटा हुआ है, समझ में आ रहा है, तो इसी को कनेक्ट कर लो। महावीर स्वामी आरंग रायपुर से। पहला कथन यहाँ पर भी सही है, यहाँ पर इसका डिटेल में दिया हुआ है। आगे देखिए, रामायण काल में बस्तर का नाम क्या था भाई, रामायण काल में बस्तर का नाम क्या था, दंडकारण्य था। क्या था, दंडकारण्य। राम वनगमन परिपथ का उद्घाटन किस स्थान से शुरू हुआ, कौशल्या मंदिर चंदखुरी से। ठीक है, 2021 में। जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी की मूर्ति छत्तीसगढ़ में कहां स्थित है, बिल्कुल सही बात, कहां है, भांडल देव मंदिर आरंग में। और देखो, अभी हम लोग बौद्ध संबंधित पढ़े, तो जो है मल्हार भी पढ़े, भाटागुड़ा भी पढ़े, तो कंफ्यूजन हो जाता। तो आरंग जो है इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा। वेरी गुड। छत्तीसगढ़ में गौतम बुद्ध की सबसे ऊंची मूर्ति कहां स्थापित की गई है भाई, मल्हार, डोंगरगढ़, तीरथगढ़ या सरगुजा। सही उत्तर क्या है, डोंगरगढ़ के प्रज्ञागिरी पहाड़ पर सबसे ऊंची जो है प्रतिमा स्थापित है। राम वनगमन परिपथ का दूसरा चरण कब और कहां से और कब उद्घाटन किया गया, सूर्यनारायण में। एक्सीलेंट। अगला प्रश्न है, राम वनगमन परिपथ के पहले चरण में कितने स्थानों का विकास वर्णित है, हाँ, और दूसरे में 42। अच्छा, टोटल 75 है ना। छत्तीसगढ़ में बौद्धकालीन स्थलों संबंधित सही कथन को चुनिए। मैनपाट को छत्तीसगढ़ का लहासा कहा जाता है। ठीक है, ऐसा प्रश्न आप लोगों ने नहीं सुना होगा, है ना, ऐसा क्वेश्चन आप कहीं भी नहीं सुने होंगे। छत्तीसगढ़ को, मैनपाट को छत्तीसगढ़ का लहासा। अब लहासा का मतलब क्या होता है बताइए, यस, तिब्बत की राजधानी लहासा। और लहासा को जो है पवित्र आत्माओं का स्थल, इसका मीनिंग ही होता है पवित्र आत्माओं का स्थल। तो मैनपाट में गौतम बुद्ध के बहुत सारे जानकारियां हमको मिलती है। ठीक है, और तिब्बत एक प्रकार से जो है पर्यटन स्थल भी रहा है। तो इस नाम से अगर हम छत्तीसगढ़ में लहासा को ढूंढें, तो छत्तीसगढ़ का लहासा हम किसे कहेंगे, मैनपाट को। ठीक है, तो मैनपाट को छत्तीसगढ़ का लहासा कहा जाता है। डोंगरगढ़ में गौतम बुद्ध की ऊंची प्रतिमा है, अभी हम लोगों ने पढ़ा। हाँ, और मल्हार में बौद्ध मूर्तियां खुदाई से प्राप्त हुई हैं क्या। अब यहीं पर एक चीज बस आपको कंफ्यूज कर देगा, यहीं पर जैन मूर्तियां लिख देगा, ठीक है, या सर्वाधिक जैन मूर्तियां लिख देगा, वहीं पर हम फंस गए। तीरथगढ़ में बुद्ध के कई स्मारक हैं, तीरथगढ़ में बुद्ध के कई स्मारक हैं। अब यहां पर आप बताओ कौन से कथन यहां पर सही होंगे। ऑप्शन सी, तीरथगढ़ बौद्ध स्थल के रूप में नहीं, लेकिन बाकी सभी जगह जो हैं मूल रूप से बौद्ध स्थल के रूप में माने जाते हैं। तो छत्तीसगढ़, मैनपाट को छत्तीसगढ़ का लहासा कहा जाता है, ऊंची पर्वत प्रज्ञागिरी पहाड़ी, है ना, और मल्हार में बौद्ध मूर्तियां जो है अधिक प्राप्त हुई हैं। अगला प्रश्न देखो, महाजनपद काल के छत्तीसगढ़ से संबंधित विशेषताओं को आपको बताना है। यह क्षेत्र दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था क्या, यह मगध महाजनपद का हिस्सा था क्या, जो है, और मगध महाजनपद का हिस्सा था क्या छत्तीसगढ़, नहीं, चेदी महाजनपद के नाम से भी इसको पुकारा गया है। ठीक है, तो ये क्या हो सकता है सही, 1 और 3 हो सकता है। ठीक है, 1 और 3 बिल्कुल सही उत्तर। रामायण काल से संबंधित कथन आप लोग बताना। बस्तर का नाम में रामायण काल में दंडकारण्य था क्या, सूर्यनारायण मठ का संबंध राम और सबरी से है, यस,
भगवान राम ने बारसूर में शिवलिंग की पूजा की थी क्या? बिल्कुल, भगवान राम ने खरौद में शिवलिंग की पूजा की थी, बारसूर में नहीं। तो इस ना कौन सा जगह? इंजरम। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर कौन सा कथन सही होगा फिर? केवल एक और केवल दो। ठीक, राम वन गमन परिपथ के संबंध में कुछ यहाँ से आप लोग सही जोड़ी मिलाव वाला प्रश्न भी हम बना सकते हैं। जैसे शिवरी नारायण सबरी का आश्रम है, डोंगरगढ़ में बुद्ध की ऊंची प्रतिमा, प्रज्ञागिरी पहाड़ी, चंद्रपुरी में कौशल्या माता का मंदिर और मल्हार में बौद्ध मूर्तियों की खुदाई। तो यहाँ से कुछ प्रश्न आगे पीछे करके भी वो चाहे तो बना सकते हैं। ठीक है, अगला देखो, महाजनपद और उनकी विशेषताओं के संबंध में कुछ प्रश्न है। कौशल, मगध, चेदी और वज्जी संघ। तो कौशल, ये शायद हम लोगों ने प्रश्न पढ़ लिया है ना। एक प्रश्न यहाँ पर बस डिफरेंट है। कौशल जो है उत्तर और दक्षिण कौशल में था, मगध जरासंघ का राज्य था, चेदी महाजनपद प्राचीन नाम है, और वज्जी संघ जो है वैशालियों का प्रमुख मुख्यालय था। ठीक है, एक प्रकार से गणराज्य था ये, है ना। बाकी सभी राजतंत्र पर चलते थे, ये जो है गणराज्य था। यहां पर आप लोग बताओ, मैन पाट को छत्तीसगढ़ का लहासा कहा जाता है, डोंगरगढ़ गौतम बुद्ध की प्रतिमा, मल्हार जो है बौद्ध मूर्तियों की खुदाई यहां से हुई है, और तिवर सिरपुर, हाँ तिवर विहार, तो ये बौद्ध टीला मूल रूप से। रामायण काल में छत्तीसगढ़ में कौन से स्थान को भगवान राम की माता का जन्म स्थल माना गया है? चंद्रखुरी। चंद्रखुरी कौन सा जिला? रायपुर। छत्तीसगढ़ में किस स्थान पर जैन धर्म के तीर्थंकर ऋषभ देव से जुड़ी मूर्तियां मूल रूप से प्राप्त हुई हैं? जैन धर्म बोला है, ठीक है। तो यहां पर मूल रूप से आंसर क्या है अपना? मल्हार में जैन तीर्थंकर ऋषभ देव की मूर्तियां प्राप्त हुई है। स्पेशली क्या बोला है? ऋषभ देव बोला है क्या? ऋषभ देव की मूर्तियां कहां प्राप्त हुई है? तो मल्हार में। और प्रश्न देखो, राम वन गमन परिपथ के दूसरे चरण का उद्घाटन किस स्थान से हुआ? शिवरी नारायण से। कब? 2022 को। एग्जैक्टली। राम वन गमन परिपथ की कुल लागत कितना है? 137.75 करोड़। अब आप बोलेंगे सर इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हो? तो भाई छत्तीसगढ़ में जब हम जो है पर्यटन स्थल का विकास करेंगे तो रोजगार भी बढ़ेंगे, रोजगार बढ़ेंगे तो सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ेगा। तो इस प्रकार से ऐसा नहीं है कि लाभ नहीं है, लाभ ही लाभ है उससे। ठीक है, आर्थिक रूप से भी लाभ है, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी लाभ है ना। और एक प्रकार से हमारी मान्यताओं को हम लोग जिंदा भी रख रहे हैं। राम वन गमन परिपथ के पहले चरण में कितने स्थल विकसित किए गए थे? 9 स्थल। अब बाद में अब 10 हो गया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में रामायण काल के दौरान दंडकारण्य का महत्व क्या था? इसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं प्रश्न को। भगवान राम ने यहाँ वनवास के समय प्रवास किया था। यह स्थान राक्षसों के वध का क्षेत्र था। और रामायण काल में इसे कुश स्थली के नाम से भी पुकारा गया है। इसको दंडकारण्य कहा गया है ना। यहाँ वाल्मीकि आश्रम स्थित था जी। यस। अब यहाँ पर आप लोग बताओ मुझे कौन कौन सा सही होगा? 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 एग्जैक्टली, बहुत सही आंसर। एक प्रश्न और है, इसको भी बताइए। बौद्ध कालीन छत्तीसगढ़ से संबंधित सही कथन को चुनिए। मैन पाट को छत्तीसगढ़ का लहासा कहा जाता है। तिवर विहार में बौद्ध टीला और मठ स्थित है। तिवर विहार मतलब सिरपुर। मल्हार यानी बिलासपुर में जैन तीर्थंकर की मूर्ति प्राप्त हुई है, कि ऋषभ देव की स्पेशली, है ना। तो यहाँ पर सभी सत्य हैं भाई, लेकिन यहाँ पर इसको आंसर को सभी सत्य लेना, क्योंकि मल्हार में जैन तीर्थंकर की मूर्तियां, तो ये सही, सभी सही होगा आंसर। यहाँ पर ये गलत हो गया है, सभी यहाँ पर सही होगा। ऐतिहासिक स्थल और उसके महत्व। तिवर टीला या तिवर विहार, बौद्ध टीला और मठ के लिए, चंद्रपुरी कौशल्या माता के मंदिर, डोंगरगढ़ गौतम बुद्ध की उच्च प्रतिमा, मल्हार बौद्ध मूर्तियों का उत्खनन। ऋषभ देव मल्हार बिलासपुर, पार्श्वनाथ नगपुरा दुर्ग, महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर आरंग रायपुर, और शांतिनाथ भाटागुड़ा बस्तर एग्जैक्टली। और यहाँ पर आपके सारे प्रश्न जो है समाप्त हो जाते हैं। अब नेक्स्ट क्लास हम लोग देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास हम मौर्य काल से प्रारंभ करेंगे
वाकाटक वंश और छत्तीसगढ़ के और भी जो क्षेत्रीय राजवंश हैं उसको हम लोग कोशिश करेंगे कि पढ़ें, और 30 से 35 प्रश्न इसी प्रकार से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उससे हो सकता है उन सारे प्रश्नों को भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, आप लोग कंटिन्यू पढ़ते रहिए, अच्छे से एग्जाम क्वालिफाई करना है, इस प्रकार से संकल्प के साथ पढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।